साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से इनका टेस्ट नंबर 2 या टेस्ट नंबर जो 2 है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ बौद्ध संगीत है और दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष कौन थे, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, प्रथम है बौद्ध संगीत जो है आपका किसके अधिष्ठम होता है, तो ये आपका जो है महाकश्यप महाकश्यप के अधिष्ठता में होता है, 2 से मिलाइए। द्वितीय का शवाकमी के अधिष्ठता में, 3 से मिला दीजिए। तीसरे का जो है तृतीय का मोगल पुत्र तुष्य के, तो 4 से मिला दीजिए। चतुर्थ का वसुमित्र के अधिष्ठता में होता है, तो आप इसको 1 से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा 2 3 4 1, अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये बेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, तो इनमें सबसे प्राचीन जो थी वो विदत थी, विदत थी। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में सभा, समिति, गण, विदत जैसे अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख है। सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा जो है ये कुलीन या वृद्ध जनों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे, जबकि समिति जो थी वो सर्वसाधारण की सभा थी जिसमें या जिनमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिषदों के प्रमुख भाग ले सकते थे। वहीं विदत है ये आपका आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, इसे जनसभा भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक कालीन लोग निम्नलिखित में से किस एक से परिचित नहीं थे, तो देखिए ये तांबे, जौ, घोड़े से परिचित थे परंतु लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार होता है और उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस्क कहा जाता है। क्या कहा गया है? कृष्ण अयस्क कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह से सही है। यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, दो कथन। तो देखिए, पहला है सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण किया था। ये कथन आपका गलत है। ठीक है, ये उस समय यहां पर शासक कौन था? धनानंद था। ठीक है, तो देखिए सिकंदर जो है एक यूनानी शासक था। हकमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात उसने धनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। तो पहला कथन आपका गलत है। दूसरा, सिकंदर ने राजा पोरस को झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। ये कथन आपका सही है। राजा पोरस का जो है राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर राजा पोरस को पराजित किया था। इसे हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे पहला सही है, तो सॉरी पहला गलत है, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर दो सूचियां हैं, स्थापत्य और उसके संस्थापक, इन्हें सुमेलित करना है। अतरकीन का दरवाजा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। अतरकीन का दरवाजा इल्तुतमिश का बनवाया हुआ, 3 से मिलाइए। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी का है, अलाउद्दीन खिलजी, 4 से मिला दीजिए। कुवात उल इस्लाम इसको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अतरकीन का दरवाजा जो है इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी, कुवात उल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक, चार मीनार जो है कुली कुतुब शाह। तो यहाँ पर 200 हो जाएगा। आपका 3 4 1 2 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित सल्तनतकालीन शासकों में से किस एक ने इतलाक प्रथा का प्रारंभ किया था। तो ये जो इतलाक प्रथा है इसको प्रारंभ किया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक। देखिए, इतलाकनामा एक प्रकार की हुंडी थी जिसकी सहायता से सैनिक राजस्व अधिकारियों से वेतन प्राप्त करते थे। इतलाक अर्थात नियुक्ति पत्र लेकर जब कोई सैनिक लगान वसूल कर रहे अधिकारियों के पास जाता था तो उसे केवल 50% लगान मिलता था, शेष 50% सरकारी खर्चों के लिए छोड़ दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सत्य कथन कौन से। पहला, भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य शिवालिक की पहाड़ियों से मिलता है। नहीं, ये भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी पुरास्थल से प्राप्त होता है जिसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। तो
पहला गलत होगा। दूसरा, पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और बागोर, आदमगढ़ और बागोर, आदमगढ़ मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में है और बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा में, यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये सही है, पहला गलत दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है ताम्बवती, ताम्बवती नामक पाषाणिक स्थल कौन सा था जहाँ के निवासी कृषक एवं पशुपालक दोनों थे और तांबा गलाना भी जानते थे। तो ये जो आपके ताम्बवती नामक जो पाषाणिक स्थल है ये कौन सा था? तो देखिए आहड़, कहाँ पर? आहड़। आहड़ आहड़ जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, आहड़ जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल था। इस संस्कृत के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे जो गेहूं, जौ तथा चावल आदि से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्बोती भी मिलता है, जिसे ज्ञात होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सैंधव सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं। पहला है हुलास नामक स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, नहीं, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है, तो ये गलत। दूसरा, हड़प्पा स्थल की लिपि के वाचन से यह पता चलता है कि इस सभ्यता के लोगों का सुमेरियन सभ्यता के लोगों से व्यापारिक संबंध था, ये कथन गलत है क्योंकि अभी हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन नहीं हो सका, पढ़ा नहीं जा सका है, तो ये वाला गलत हो गया। तीसरा, हड़प्पा वासियों को सोने, चांदी और लोहे की जानकारी थी, देखिए लोहे की जानकारी इनको नहीं थी, ये गलत हो गया। वहीं देखिए सोना, चांदी, कांसा, टिन की जानकारी थी। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, ये कथन आपका सही है कि हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है मौर्यकालीन शाहगौरा, मौर्यकालीन शाहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख, जहाँ से अन्नगार का विवरण मिलता है या मिला है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये गोरखपुर से, ठीक है। शाहगौरा ताम्रपट्ट का ये जो प्राचीन लेख है ये कहाँ से मिला है? गोरखपुर के शाहगौरा से मिला है, ठीक है। शाहगौरा गोरखपुर के समीप राप्ती नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हड़प्पा सभ्यता के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, बताना है असत्य कथन कौन सा है। गलत है, खंबात की खाड़ी के निकट, खंबात की खाड़ी के निकट इस लोथल से गोदीवाड़ा के साथ मिले, ये कथन सही है। दूसरा, राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित कालीबंगा नामक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये कथन गलत है। ये कहाँ से मिला है? देखिए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे से कालीबंगा से मिले, ठीक है। भीलवाड़ा से नहीं, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पर बी वाला गलत हो गया। सी ऑप्शन, गुजरात के धौलागिरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार का एक शिलालेख मिला है, सही है। हरियाणा में स्थित बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है, सही है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा संस्कृत के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध से अवस्थित नहीं है? कौन सिंध में अवस्थित नहीं है? यहाँ पर आप देखें कौन सिंध में अवस्थित नहीं है, तो मोहनजोदाड़ो सिंध में है, चंदोदड़ो है, हड़प्पा नहीं है, ठीक है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में तथा मोहनजोदाड़ो व चंदोदड़ो दोनों पाकिस्तान के सिंध में है, तो हड़प्पा कहाँ पे? पाकिस्तान के पंजाब में है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन 14 देखते हैं। उपनिषदों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। उपनिषदों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है, तो यहाँ पर देखिए असत्य कथन ढूंढना है। उपनिषदों का मुख्य विषय कर्मकांड है, ये कथन आपको गलत है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, ना कि कर्मकांड पर आधारित है, तो यहाँ पे पहला कथन आपका गलत हो गया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, सही है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कठोपनिषद में किया गया है, सही है। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है, कहाँ मिलता है? जबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, तो यहाँ पर बी वाला सही नहीं, ए वाला सही नहीं। आगे बढ़ते हैं, वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। तो देखिए पहला, अपाला घोषा था लोपामुद्रा आदि विदुषी स्त्रियों ने कुछ वेद मंत्रों की रचना की, ये कथन आपका सही है। लोपमुद्रा नामक विदुषी ऋषि विश्वामित्र की पत्नी थी, नहीं, लोपमुद्रा ऋषि अगस्त की पत्नी थी तथा अनेक वेद मंत्रों की रचयिता भी थी, न कि विश्वामित्र की।
तो पहला सही, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है बोगाज कोई। बोगाज कोई किस कारण से प्रसिद्ध रहा है? तो बोगाज कोई यदि आप देखें, बी ऑप्शन पढ़ें, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपका इंद्र है, वरुण, मित्र एवं नासत्तिका। आगे बढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता के संदर्भ में या वैदिक सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, दो कथन बताना सत्य कौन सा है। सिंधु नदी को ऋग्वेद में मातृत्मा, देवित्मा एवं नदीत्मा नाम से संबोधित किया गया है। ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि ये जो नाम है मातृत्मा, देवित्मा एवं नदीत्मा, ये नाम जो है सरस्वती नदी को दिया गया था। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता था और उन्हें ये नाम दिया गया। पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, दसराग युद्ध बिपाशा नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारत कुल के राजा सुदास की विजय हुई थी। ये कथन गलत है। दसराग युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध परुषणी, जिसे हम लोग आधुनिक नाम से रावी के नाम से जानते हैं, उसका नाम पहले परुषणी था, पुरुषणी। तो पुरुषणी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें भरत कुल के राजा सुदास की विजय हुई थी। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका दो के दोनों कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय नामक कथन मूलतः कहाँ से लिया गया है? तो यह जो कथन है ये कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। कहाँ से? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। अगला है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, तो देखिए कौन से असत्य कथन है ये बताना है। पहला, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण लिच्छवियों के गणराज्य में प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है वो लिच्छवियों के गणराज्य में प्राप्त हुआ। तो देखिए ये कथन गलत है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्लों के गणतंत्र में, मल्लों के, न कि लिच्छवियों को। तो पहला गलत। दूसरा, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु श्रावस्ती में व्यतीत की थी। नहीं, वैशाली में। कहाँ पर व्यतीत की थी? वैशाली में व्यतीत की थी, ना कि श्रावस्ती में। तो यहाँ पे दो के दोनों कथन गलत हैं, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक कौन था? तो इस समय मगध का शासक जो है वो आपका अजात शत्रु था। कौन था? अजात शत्रु था। ठीक है, इस समिति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन, तीन कथन दिए गए हैं, बताना है इसमें से उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन महायान बौद्ध मत के विषय में सत्य है। तो यहाँ पर देखिए, पहला, बौद्ध धर्म को महायान शाखा औपचारिक रूप से अशोक के शासनकाल में प्रकट होती है। नहीं, ये कथन आपका गलत है। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट होती है। तो यहाँ पर आपका पहला जो है वो गलत हो गया, पहला कथन। अगला है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान में विश्वास करती है। ये कथन सही है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय माना जाता है। ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, मतलब पहला गलत, दूसरा तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, सारनाथ में अवस्थित भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा का संबंध किस काल से है? सारनाथ में अवस्थित भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा का संबंध किससे है? तो किससे है? गुप्त काल से है। ठीक है, गुप्त काल। इस प्रतिमा की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान तथा ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? पार्श्वनाथ के संदर्भ में असत्य कथन है। पार्श्वनाथ के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? यहाँ पर देखिए, चार कथनों में से पहला, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। सही है। पार्श्वनाथ का जन्म अयोध्या के इच्छाकवंशी शासक अश्वसेन के महल में हुआ था। ये कथन गलत है, क्योंकि पार्श्वनाथ का जन्म काशी वाराणसी के इच्छाकवंशी शासक अश्वसेन के महल में हुआ था। तो पहला कथन सही है, दूसरा आपका गलत है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। पार्श्वनाथ को संवेद शिखर या संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। सही है। उपरोक्त में से कोई भी कथन, मतलब यहाँ पे गलत कौन सा है? केवल बी वाला ही गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन या संप्रदाय भाग्य में अपने असीम विश्वास के कारण मनुष्य को
भाग्य के सम्मुख असमर्थ बताता है। ये कौन सा दर्शन है? ये है आपका आजीवक दर्शन। आजीवक दर्शन। आजीवक भिक्षाचर्या द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। ईश्वर या कर्म उनका विश्वास नहीं था। वे नियतिवादी भाग्यवादी थे, जिसके कारण वे मनुष्य को भाग्य के सम्मुख असमर्थ बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। इन चारों में से असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए, भागवत धर्म समेत प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य बेशनगर का गरुड़ स्तंभ माना जाता है। ये कथन सही है। देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ये भी सही है। ठीक है। वो अलवार संतों का संबंध वैष्णव धर्म से रहा है और नयनारों का शैव धर्म से रहा है। तो यहाँ पे तीन के तीनों कथन सही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं। असत्य कथन कौन सा है ये बताना है। पहला, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय के विषय में सूचना मिलती है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय के विषय में सूचना मिलती है। सही है। बुद्ध काल में अवंती का राजा चंड प्रदोत था। सी, जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था। जीवक जो है बिंबिसार का राजवैद्य था, जिसे उसने पांडुरोग से ग्रसित राजा चंड प्रदोत के उपचार हेतु भेजा था। ये सही है। डी, भारत का प्राचीनतम प्राप्त सिक्के सोने से बने आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे। ये कथन आपका गलत है। देखिए, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने हुए थे, ना कि सोने के। यहाँ पे डी वाला गलत है। इसके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 से यूनानी आक्रमण संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो देखिए, इसमें पहला जो है, इसमें जो पहला कथन है कि सिकंदर ने रावी नदी के तट पर पोरस या पुरु को पराजित किया था, ये कथन गलत है, क्योंकि रावी नदी के तट पर नहीं बल्कि झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। पहला कथन गलत है। दूसरा, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शुंग वंश का शासन था, नहीं, नंद वंश का शासन था। शुंग वंश का नहीं बल्कि नंद वंश का शासन था। तो ये भी गलत है। सिकंदर 325 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य से इसका युद्ध ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। मगध का राजा धनानंद सिकंदर का समकालीन शासक था, ये कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो इन्होंने जो है कन्नौज और प्रयाग में, कहाँ पर किया था? कन्नौज और प्रयाग में किया था। ठीक है। देखिए, चीनी साक्ष्य के अनुसार इस सभा की अध्यक्षता जो कन्नौज में जो हुई थी, उसे हेनसांग ने उसकी अध्यक्षता की थी। आगे चलते हैं। प्राचीन काल में भारत तथा रोम के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो ये हमें जो है अरिका मेडु भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है, यहाँ से मिलती है। ठीक है, अरिका मेडु से। तो पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सीन में इसे पोडुके कहा गया है। और यहाँ पर ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में रोमन बस्ती की अवस्थित के साक्ष्य मिले तथा कई रोमन वस्तुएं भी प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किस ग्रंथ को लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो इन चारों में से कुराल को तमिल ग्रंथ कुरल या कुराल को लघु वेद की संज्ञा दी गई। लघु वेद की संज्ञा दी गई है। इसके रचनाकार कौन है? तिरुवल्लुवर है। कौन है? तिरुवल्लुवर है। आगे चलते हैं। अगला है परमार शासक राजा भोज द्वारा निर्मित भोजशाला मंदिर किस देवी को समर्पित मंदिर है? परमार शासक राजा भोज द्वारा निर्मित भोजशाला मंदिर किस देवी को समर्पित मंदिर है? तो ये देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना है? किस मंदिर का जो शिखर है वो आपका द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो इन चारों में से जो ग्वालियर का तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जबकि मंदिर की सजावट, नक्काशियां एवं मूर्तियां नागर शैली में बनी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। बृहदत्तर भारत पर पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके द्वारा ही सर्वप्रथम भारत का राजनीतिक रूप से एकीकरण किया गया था।
अगला है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है? तो ये किसमें किया गया? अर्थशास्त्र में किया गया है। किसमें? अर्थशास्त्र। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। राज्य के ये 7 अंग कौन से हैं? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड तथा मित्र। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, पहला, अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख है। सही है। मौर्य काल में व्यापारिक कारवां के मुखिया को सार्थवाक की संज्ञा दी गई। सही है। कालशी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। सही है। एग्रोनोमोई कृषि अधिकारी को कहा जाता था। ये कथन गलत है। एग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। ठीक है। तो यहाँ पर डी वाला सही नहीं है। डी वाला सही नहीं है। देखिए, राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। समंत समंत पाशादिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इस ग्रंथ के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं बुद्धघोष। बुद्धघोष के द्वारा समंत पाशादिका लिखी गई है। इसमें बिंदुसार के शासनकाल में अशोक के अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का वर्णन किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सौराष्ट्र प्रदेश जो कि गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो ये कहाँ पर मिलता है? ये आपका रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख या शिलालेख से मिलता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है 4 में से? तो घोषिताराम मठ नालंदा में स्थित है। नहीं, घोषिताराम मठ नालंदा में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। तो पहला गलत है। दूसरा, रामाभर स्तूप कुशीनगर में स्थित है। सही है। शहेत महेत श्रावस्ती में स्थित है। सही है। धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न कथनों के अनुसार सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है। तो देखिए, आपका कथन 1 क्या है? कथन 1 है कि श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पता चलता है। सही है। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये सही है। 2 के दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, आपका एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण से संबंधित था। पौधवाध्यक्ष तौल माप का अधिकारी। सही है। सूनाध्यक्ष बुचड़ खाने का प्रभारी। सही है। अक्राध्यक्ष वाणिज्य विभाग से संबंधित नहीं था। जो अक्राध्यक्ष या अकाराध्यक्ष खानों के नियंत्रण से संबंधित था, जबकि जो वाणिज्य विभाग से संबंधित कौन था? पंड्याध्यक्ष से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में धर्मस्थी एवं कंटक शोधन क्या थे? तो ये क्या थे? ये न्यायालय थे। क्या थे? न्यायालय थे। ठीक है। देखिए, मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय थे, जिसमें धर्मस्थी जो है दीवानी, और कंटक शोधन जो है ये फौजदारी न्यायालय था। अगला है, मेगस्थनीज ने इंडिका में मौर्य समाज का 7 वर्णों में विभाजन किया था। इस निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उसमें या उससे संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर आप देखें, 1 सेकेंड। तो इसमें देखिए, कृषक हैं। कौन कौन से? देखिए, दार्शनिक हैं, कृषक हैं, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक तथा सभासद। तो इसमें देखिए, दास कहीं नहीं आता है। इंडिका में दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। तो डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है? तो बुद्ध के चित्रों का अंकन जो है किसके सिक्कों पर? कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर मिलता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर क्वेश्चन। रबतक अभिलेख का नाम क्या है? रबतक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका संबंध जो है कनिष्क से है। रबतक अभिलेख का संबंध कनिष्क से है। अफगानिस्तान स्थित रबतक अभिलेख कनिष्क से संबंधित है। इस अभिलेख में 4 शहरों साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख मिलता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है, ये देखिए आप। तो देखिए, यहाँ पर तक्षशिला लेख कहाँ पर है? तक्षशिला लेख जो है आपका पतिक में है। सही है। तो यहाँ पर ए वाला सही है। जूनागढ़ अभिलेख सातवाहन, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन संबंधित है। ठीक है। देखिए, तक्षशिला लेख पतिक से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख सातवाहन से नहीं बल्कि ये किससे संबंधित है? 1 सेकेंड। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। वहीं गांधार कला जो है वो कुषाण काल से संबंधित है।
भीतरी स्तंभ शिलालेख, ये समुद्रगुप्त नहीं स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो यहाँ पे केवल पहला सही, बाकी सब गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है चार कथनों में से? तो आप देखें, पहला, सातवाहन शासक ने सोने चांदी तथा तांबे के सिक्के जारी किए थे, ये कथन गलत है। सातवाहन शासकों ने जो है स्वर्ण सिक्के जारी नहीं किए थे, उन्होंने चांदी तांबे तथा शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ पर पहला वाला कथन क्या है? असत्य है। दूसरा, गुप्त शासकों ने स्वर्ण एवं रजत के सिक्के जारी किए थे, सही है। कलचुरी शासकों ने स्वर्ण रजत तथा ताम्र के सिक्के चलाए थे, सही है। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे, ये भी सही है। केवल पहला गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में आर्द्र भृत्य कहा गया है? आर्द्र भृत्य कहा गया है। किस वंश के शासकों को? इच्छाक वंश के शासकों को। किसको? इच्छाक वंश के शासकों को आंध्रभृत या आंध्रों का नौकर कहा गया। इस वंश का संस्थापक श्री शांत मूल था। पहले ये सातवाहनों के सामंत थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कलिंग शासक जैन धर्म से में आस्था रखता था? निम्नलिखित में से कौन सा कलिंग शासक जैन धर्म में आस्था रखता था? तो ये कौन था? खारवेल। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना वाकाटक वंश के शासक प्रवर सेन द्वितीय ने किसने की थी? प्रवर सेन द्वितीय ने की थी। प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त स्तंभ लेख पर निम्न में से किसी मुगल शासक का लेख मिलता है? तो आप देखें यहाँ पर कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त स्तंभ लेख पर किस मुगल शासक का अभिलेख मिलता है? तो ये मिलता है किसका? जहांगीर का। ठीक है। देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त स्तंभ लेख को अकबर ने कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ लेख पर मुगल बादशाह जहांगीर का भी एक लेख उत्कीर्ण है। अगला, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए चार कथनों में से। तो पहला, देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक की रचना विशाखदत्त ने की थी, सही है, की है। प्रयाग प्रशस्त के रचनाकार हर्षेण है, सही है। मेहरौली स्तंभलेख में चंद्र नामक राजा का वर्णन मिलता है, सही है। लीलावती के रचनाकार आर्यभट्ट है, नहीं, ये कथन गलत है। लीलावती प्रसिद्ध गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा रचित सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है। तो यहाँ पर डी वाला सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है चार में से? तो पहला देखिए, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था, ये सही है। पहला आपका क्या है? ये सही है। ठीक है, ये ऑप्शन। दूसरा, गुप्त काल में रजत मुद्राओं को निष्क कहा जाता था, नहीं, निष्क वैदिक काल की स्वर्ण मुद्रा थी। निष्क जो है वो वैदिक काल की स्वर्ण मुद्रा थी। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, नहीं, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने, न कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। और गुप्त काल में रजत मुद्राओं को रुपयक कहा जाता था। तो यहाँ पर आपका पहला सही, बाकी सब गलत है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त अभिलेखों में उद्रंग अथवा उद्रंग शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो ये जो है आपका भूमिकर। गुप्त अभिलेखों में उद्रंग अथवा उद्रंग शब्द भूमिकर को निर्दिष्ट करते हैं, भूमिकर को, लैंड टैक्स को। ठीक है, तो भूमिकर। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में निम्नलिखित में से कौन वास्तुकला से संबंधित है? तो जो वास्तुकला संबंधित है कौन है ये? तो ये है शंकु। शंकु जो है वास्तुकला से संबंधित रहे हैं, तो वास्तुकार रहे हैं। छपड़क जो है ये ज्योतिषाचार्य रहे हैं। वराहमिहिर खगोलविद और बेताल भट्ट जादूगर थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की एक उपाधि सकारी भी है? सकारी किसकी उपाधि रही है? तो ये सकारी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की, किसकी? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय से विक्रमादित्य भी कहा जाता है, मतलब विक्रमादित्य भी एक उपाधि थी कि इनकी एक अन्य उपाधि सकारी भी है। इन्होंने अंतिम शक राजा रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर भारत में से शक सत्ता को समाप्त किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कौन सा कथन असत्य है चार कथनों में से? तो आप देखिए, गुप्त काल में ताम्रलिप्ति भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था, सही है। गुप्त काल में पूर्वी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकच्छ है, नहीं, ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भृगुकच्छ जो है पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, पश्चिमी भारत का, ना कि पूर्वी भारत का। तो यहाँ पे बी गलत है। गुप्त काल को भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है, सही है। गुप्त काल में भू राजस्व की दर उपज का छठा भाग थी, सही है।
सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है? तो यह कहा था किसने? आर्यभट्ट ने बताया था। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। इनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टीय है। अगला है, चोल वंश के शासनकाल के शब्द बिट्टी का सही आश्रय क्या था? चोल वंश के शासनकाल के शब्द बिट्टी का सही आश्रय क्या है? तो इसका सही आश्रय जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर, जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाले कर को बिट्टी कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, डायमेकस तथा डायनोसिस नामक दो विदेशी राजदूत किसके दरबार में आए थे? तो डायमेकस तथा डायनोसिस नामक दो विदेशी राजदूत जो हैं, ये आपका बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में आते हैं। बिंदुसार मौर्य। देखिए, बिंदुसार जो है मौर्य वंश का एक शासक था जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानी लेखों में इसे अमित्र घात भी कहा गया है। बिंदुसार के समय में पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहा। डायमेकस तथा डायनोसिस नामक दो विदेशी राजदूत उसके दरबार में आए थे। अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पर कौन सही सुमेलित? देखिए, चार में से पहला, सार्थ व व्यापारियों के समूह का नेता होता था, सही है। एरण अभिलेख सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण इससे मिलता है, सही है। भुक्ति गुप्तकालीन प्रांत, भुक्ति क्या है? गुप्तकालीन प्रांत हुआ करते थे, जो गुप्तकालीन प्रांत उन्हें भुक्ति कहा गया। तो ये तीन के तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन। गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए थे? गुलाम वंश में कुल 11, कितने? 11 शासक हुए हैं। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकुद्दीन फिरोज, रजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह, नासरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। गुंबद निर्माण का पिता किस सुल्तान को कहा जाता है? तो गुंबद निर्माण का पिता जो है इल्तुतमिश को, किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही नए सिरे से मस्जिद निर्माण और उन पर गुंबद का निर्माण करवाना प्रारंभ किया। अगला है, नीचे दो कथन दिए, कथन कांड का प्रश्न है। तो देखिए, इसमें आपका अभिकथन दिया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को, सही कथन है। दूसरा कारण, उसने एक युद्ध में लाखों लोगों को पराजित करने के बाद भी उनकी जान बख्श दी थी, ये कथन गलत है। उसे लाख बख्श इसलिए कहते हैं क्योंकि वह लोगों को लाखों दान दिया करता था। तो कथन सही है, अभिकथन सही है, कारण गलत दिया गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से या निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? ये चार कथन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन से सही नहीं है। तो देखिए यहाँ बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो चार कथन है। पहला, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, सही है। ऐसे संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वास्तविक संस्थापक आपका इल्तुतमिश को मानते हैं, सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था, नहीं, इसने प्रारंभ करवाया था, इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, बलबन ने अपने दरबार में सिजदा तथा पैबोश की प्रथा प्रारंभ करवाई, ये सही है। चौथा, तुगरिल खान ने अलाउद्दीन खिलजी के समय बंगाल में विद्रोह किया था, नहीं, बलबन के समय में किया था। तो पहला और चौथा, सॉरी, दूसरा और चौथा आपका गलत है। ठीक है, दूसरा चौथा गलत है, तो गलत ही पूछा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका फिर से कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की, सही है। कारण, वह अपने राज्य के नागरिकों को कम आमदनी में अधिक सुविधाएं देना चाहता था, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि वह एक बड़ी सेना रखना चाहता था। ठीक है, और वह सैनिकों को निश्चित वेतन देता था। यदि वह बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू नहीं करता तो एक निश्चित वेतन में सैनिकों को खर्च न चल पाता, इसलिए उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, तो यहाँ पर कथन सही है, कारण गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है चार में से? तो आप यहाँ पे देखें, दीवाने रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, सही है। दीवाने आमिर कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवाने आमिर कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, सही है। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना इल्तुतमिश ने की, नहीं। दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने की थी, किसने? बलबन ने, तो डी ऑप्शन। अगला है, अगुंतर निकाय में वर्णित महाजनपदों में केवल दो गणतंत्रात्मक स्वरूप के थे, वे दो महाजनपद कौन थे जो गणतंत्रात्मक स्वरूप के थे? ये कौन से थे? वज्जी और मल 16 महाजनपदों में से। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पे राजा ना होकर के गण अथवा संघ द्वारा यहाँ का शासन होता था। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूर्व पुरापाषाण काल समेत अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो
तो कहाँ से हुई है? लोहदा नाला क्षेत्र से। लोहदा नाला क्षेत्र से। लोहदा नाला कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी में है। यहाँ से पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित अस्थि निर्मित मातृ देवी की अवशेष या प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला है, अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, बताना है सत्य कथन कौन से हैं। पहला, नायाब ए मुमलकात, नायाब ए मुमलकात पद का सृजन नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था। ये कथन आपका गलत है, क्योंकि नायाब ए मुमलकात पद का सबसे पहले गुलाम वंश के शासक मोइनुद्दीन बहराम शाह के समय में सृजित किया गया था। ठीक है, गुलाम वंश के शासक मोइनुद्दीन बहराम शाह के समय में सृजित किया गया था, ना कि नासरुद्दीन महमूद के समय में। तो यहाँ पे पहला गलत है। दूसरा, यह पद सबसे पहले एतगीन को दिया गया था। ये कथन आपका यहाँ पर सही है। तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन। अगला है, इल्तुतमिश के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चार कथन दिए गए, बताना है सही कथन कौन से हैं इसमें। तो देखिए, पहला, इसने एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया, सही है। इसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, सही है। इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की, सही है। इसने चांदी का जीतल और तांबे का टंका नामक सिक्के चलाए, ये कथन गलत है, क्योंकि इल्तुतमिश ने चांदी का टंका था, जीतल नहीं, जीतल तांबे का था, उल्टा लिखा गया है। ठीक है, इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया था। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो 1 2 3 ये ऑप्शन। अष्टभुजी मकबरों का निर्माण किस वंश के शासकों के समय में हुआ? तो अष्टभुजी मकबरों का निर्माण जो है तुगलक वंश के शासकों के समय में हुआ है। दो सूचियां हैं, पुस्तक और लेखक, इन्हें सुमिलित करना है। तारीख हिंद पुस्तक किसकी है? तारीख हिंद जो है अलबरूनी की है। तारीख हिंद अलबरूनी की है। रहला इब्न बतूता की है, 3 से मिलाइए। तारीख नौसारी मिनहाज उस सिराज की है, 2 से। तारीख फिरोज शाही जो है जियाउद्दीन बरनी की है, जियाउद्दीन बरनी, 4। फिर से देख लीजिए, तारीख हिंद किसकी है? अलबरूनी की, तारीख हिंद अलबरूनी। रहेला किसकी है? इब्न बतूता की। तारीख नौशारी किसकी है? मिनहाज सिराज की है। तारीख फिरोज शाह जियाउद्दीन बरनी की है। तो 1 3 2 4 हो जाएगा, 1 3 2 4, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है युद्ध और सन के संबंध में? देखिए, आपका चंदावर का युद्ध 1194 में होता है, चंदावर का युद्ध, सही है। ठीक है, चंदावर का युद्ध 1194 में राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। तैमूर का आक्रमण जो होता है वो 1398 में ईस्वी में होता है। तैमूर का आक्रमण जो है 1398 में होता है भारत पर। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है, 1526 में होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में। चंगेज खान का आक्रमण 1222 नहीं, चंगेज खान का आक्रमण कब होता है? चंगेज खान का आक्रमण जो है 1221 में होता है, ना कि 22 में। इस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, बताना सत्य कौन सा। पहला, दीवाने बिजारत विभाग का प्रमुख वजीर होता था, जो लगान, कर व्यवस्था आदि की देखभाल करता था, सही है। बिजारत का स्वर्ण काल खिलजी काल को कहा जाता है, ये कथन आपका गलत है। बिजारत का स्वर्ण काल जो है वो तुगलक काल को कहा जाता है, ना कि खिलजी काल को। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन मसूद शाह से पूर्व दिल्ली का सुल्तान था? निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन मसूद शाह से पूर्व दिल्ली का सुल्तान था? तो ये आपका कौन था? ये आपका बहराम शाह था, बहराम शाह। गुलाम वंश में क्रमशः निम्न शासक हुए, कौन कौन से? जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकोबाद और क्यूमर्स। इस प्रकार अलाउद्दीन मसूद शाह से पूर्व अलाउद्दीन मसूद शाह से पहले कौन बन गया था? बहराम शाह। ठीक है, सुल्तान था। तो इस प्रकार से, एक सेकेंड, इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन प्रश्नों को देखा। इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।